हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था आपके सामने कि निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए बहुत यूनिक सा क्वेश्चन कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसे लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने 12, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखिए बांसवाड़ा जो जिला है इसे आप कहते हैं सौ द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। डूंगरपुर को आप कहते हैं पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी। झालावाड़ को आप कहते हैं राजस्थान का छोटा नागपुर। और ऑप्शन है आपके सामने ए 12। तो याद रखिएगा 12 जिले को कहा जाता है लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि। इसको 12 को याद रखिए। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आता है, आप कमेंट करके बताइएगा कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी कि बावड़ियों का शहर किस जिले को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। यानी कि आपके सामने 4 बातें दे रखी है और आपको यह पहचानना है कि ऐसी कौन सी बात है जो कि थार मरुस्थल को यानी थार मरुस्थल से संबंधित नहीं है। पहला क्या कह रहा है कि यहां पर शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वह है आपके शुष्क व अर्ध शुष्क, यानी कि ये 1 नंबर तो सही है। दूसरा कह रहा है कि यहां पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल, मरुस्थल है तो मरुस्थलीय मिट्टी, उसी मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेतीली, यानी कि तीसरा नाम है बलुई मिट्टी। ये भी सही है। यहां बालू के स्तूप पाए जाते हैं। बिल्कुल, हम शुरू से पढ़ते आए हैं बालू का स्तूप यानी कि रेत के टीले धोरे जिसे आप कहते हैं, वो भी। यहां पर एक शब्द दे रखा है कि यहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि आपको याद रखना है कि हमारे राजस्थान में एक तो सागवान वन और एक सदाबहार वन। सागवान वन जहां सर्वाधिक है वो जिला है, याद रखिएगा, बांसवाड़ा। सदाबहार वन हमारे राजस्थान में जहां मिलते हैं वह है, याद रखिएगा, माउंट आबू। दोनों ही याद रखिएगा। तो यहां पर ये जो दे रखा है कि यहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर मरुस्थल में सदाबहार वन नहीं पाए जाते, सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू में। हालांकि आपका यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि सर फिर मरुस्थल में किस प्रकार के वन है। तो याद रखिएगा मरुस्थल में जो वन पाए जाते हैं वो है आपके किस प्रकार की वनस्पति, याद रखिएगा मरूदभिद वन, यानी कि जिसे बोलते हैं आप जीरोफाइटस। मरुस्थल में जिस प्रकार के वन या वनस्पति है वह है मरूदभिद वन, यानी कि जीरोफाइटस जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है। यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको यह पहचानना है कि ऐसा कौन सा मैदान है जो कि माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित या प्रवाहित मैदान है। ऑप्शन नंबर 1 है छप्पन के मैदान, ऑप्शन नंबर बी है नाली प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की नदी निर्मित मैदान या बनास बेसिन। आप कहेंगे सर यहां पर चर्चा है माही, माही और उसकी सहायक नदियां। तो सबसे पहली बात तो कि माही और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो है कौन कौन सी। तो देखिए माही की जो सहायक नदियां हैं वो है आपके सामने सोम, जाखम, एराव, चाप, मोरेन और अनास, और इसी का नाम है ईरू। तो ये तो इसकी माही की क्या है, सारी सहायक। अच्छा, माही नदी का जो तटवर्ती भाग होता है उसे कहा जाता है कांठल, जबकि माही नदी का जो मध्यवर्ती भाग होता है उसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। तो आप कहेंगे सर ये जो छप्पन का मैदान है यही आपके किससे संबंधित है, माही व माही की सहायक नदियों से। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा ए इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, नाली प्रदेश की आप बात करेंगे तो ये संबंधित है, याद रखिएगा, घग्गर नदी से। ठीक है, याद रखिए। बाकी बनास मैदान है तो बनास नदी बनास चंबल की सहायक है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए,
अगला है राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जिसे मसूरदी नदी कहा जाता है? बताइए, बताइएगा। पहला ऑप्शन है कांकनी नदी, दूसरा ऑप्शन है कांतली नदी, तीसरा ऑप्शन है मैंथा और नंबर 4 है आपके सामने जाखम। यहां पूछा जाता है कि राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है? बताइए। तो आप कहेंगे सर मसूरदी नदी का ही दूसरा नाम है कांकने नदी, कांकने नदी का ही नाम है कांकनी नदी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये जो मशहूरदी कांकनी नदी है, याद रखिएगा, ये जिस जिले में बहती है वो जिला कौन सा है? जैसलमेर। अच्छा, इसका उद्गम भी जैसलमेर के कोटरी की पहाड़ियों से होता है, कोटरी गांव से, और इसी नदी द्वारा एक झील बनती है जिसका नाम है बुज झील। इस नदी की जो लंबाई है वह है, याद रखिएगा, 17 किलोमीटर। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है ये आपके सामने कौन सी? याद रखिएगा, कांतली नदी। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि सूची 1 में आपके जिला दे रखा है और सूची 2 के अंदर झील दे रखी है, और आपको सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहां पर आपके सामने क्या क्या दे रखा है। तो देखिए यहां पर आपके सामने ये क्वेश्चन इधर से इधर करना है। ठीक है, गेप सागर झील, गेप सागर झील की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये है आपके कहां? डूंगरपुर में। गेप सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, बुज झील अभी हमने पढ़ा है जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, फोई सागर झील आप कहेंगे सर ये अजमेर में है, और प्रताप सागर जो है वो है आपके जोधपुर के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा यदि मैं और चर्चा करूं आपके सामने तो देखिएगा जैसलमेर के अंदर इसके अलावा एक झील और बहुत इंपॉर्टेंट जहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है, वो है गड्डीशर झील। कौन सी झील है? याद रखिएगा, गड्डीशर झील, इंपॉर्टेंट। अच्छा, अजमेर के अंदर याद रखिएगा। इसके अलावा आना सागर झील है और इसके अलावा पुष्कर झील है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। जोधपुर की यदि मैं बात करूं तो इसके अलावा जोधपुर में याद रखिएगा एक तो है आपके कायलाना झील और एक है आपके बाल समंद झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लीजिए अगला, अगला क्वेश्चन है सही क्रम चुनिए। आपके सामने एक तरफ बांध दे रखे हैं और एक तरफ कुछ नदियों के नाम दे रखे हैं। आपको यह पहचानना है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, कि इनको सही क्रम में जमाना है। तो देखिए बिशलपुर जो बांध है वो आपके बनास नदी पर है, आप कहेंगे ये सही है, लीजिए। और ये है कहां पर? टोंक। अब देखिए यहां मेजा बांध है, आप कहेंगे सर खारी नदी पे थोड़ी है, मेजा बांध कोठारी नदी पे है। और ये मेजा बांध किस जिले में है? याद रखिएगा, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अंदर। अच्छा, सिद्धमुख नहर जो है वो यमुना नदी पे नहीं है, वो रावी और व्यास पे है, रावी प्लस व्यास पे, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो पोंग बांध है, ये पोंग बांध भी चंबल नदी पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि चंबल नदी पर यदि हम चर्चा करते हैं तो 4 बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो गांधी सागर बांध है जो कि आपके कहां पर है? याद रखिएगा, मंदसौर एमपी में। ठीक है, मंदसौर एमपी। अब ये नदी हमारे राजस्थान में आती है, इसीलिए ये याद रखना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा एक बांध है कंडाणा बांध। ठीक है, अब ये कंडाणा बांध कहां पर बना हुआ है? आप कहेंगे सर ये बना हुआ है गुजरात में, लेकिन याद रखना पड़ता है क्योंकि ये माही नदी है और माही नदी हमारे राजस्थान में बहती है। ठीक है, तो गांधी सागर बांध और कंडाणा बांध ये भी आपको याद रखना। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, तो ये सारे बांध थे आपके। अगला देखिए, अगला है जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? ये आपके सामने देखिए, हमारे राजस्थान में परंपरागत
जल संरक्षण की यदि मैं बात करूं विधियों की, तो आप उसे विधि बोल सकते हैं या फिर संरचना भी बोल सकते हैं कि हमारे राजस्थान में जल संरक्षण की कौन सी विधि है। तो देखिए, एक तो है खड़ीन, एक है आपके टांका, एक है आपके टोबा, और एक याद रखिएगा जोहड़। ये सब के सब हमारे राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की संरचनाएं हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो होगा बी, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों ने जिस जल संरक्षण विधि का निर्माण करवाया वो है आपके खड़ीन, और आज भी हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिले में 500 से ज्यादा मिल जाएगी क्या, खड़ीन, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, याद रखिएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है। कच्छारी मृदा, देखिए, कच्छारी मृदा, या इसे बोलते हैं दोमट मृदा, या इसे बोलते हैं डेल्टाई मृदा। चलो सीधा ही बता देता हूं, इसे कहा जाता है जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये इसके इतने सारे नाम हैं। अब सिंपल सी बात है, ये जलोढ़ मृदा आपके डेल्टाई, दोमट, कछारी, या ये लो एक और नाम, बाढ़ वाली मिट्टी। कौन सी बोलते हैं इसे, बाढ़ वाली मिट्टी। और ये जहां पर है वो है पूर्वी राजस्थान। ये जहां पाई जाती है वो पूर्वी राजस्थान, यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर बांसवाड़ा और डूंगरपुर तो दक्षिण है, यहां पर पाई जाती है लाल मिट्टी। कोटा और बूंदी है, यहां पर पाई जाती है काली मिट्टी। बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर और बीकानेर है तो यहां पर तो है देखो रेतीली मिट्टी का प्रभाव। कोटा बूंदी के अंदर है काली मिट्टी, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है लाल मिट्टी। तो बचा ऑप्शन कौन सा, बी इज करेक्ट आंसर। भरतपुर और धौलपुर में जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी आपके कौन सी, कच्छारी मृदा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा आपके सामने, बी इज करेक्ट आंसर। अगला अगला है राजस्थान में रोक फास्फेट की मुख्य खदानें कहां स्थित है। रोक फास्फेट, अच्छा रोक फास्फेट की आप बात करते हैं तो याद रखिएगा इसकी जो मुख्य खदान है वो है आपके झामर कोठड़ा, और एक स्थान है आपके याद रखिएगा डाकन कोठड़ा, और ये दोनों ही जो स्थान हैं वो है आपके उदयपुर। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने, डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें डेघाना का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि डेघाना जो है वो टंगस्टन के लिए भी प्रसिद्ध है, और याद रखिएगा लिथियम के भंडार भी यहां पर खोजे गए हैं। क्या खोजे गए हैं, लिथियम के भंडार। ठीक है, तो इस वजह से ये स्थान इंपॉर्टेंट है। अगला अगला है ऑपरेशन खेजड़ा प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन खेजड़ा कब शुरू किया गया। एक तो है आपके रूंक भायला कार्यक्रम, बताओ, रूंक भायला कार्यक्रम। रूंक का मतलब समझ गए वृक्ष, और भायला का मतलब मित्र। वृक्ष मित्र को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है रूंक भायला कार्यक्रम, और एक है ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 के अंदर, कब शुरू किया गया, 1991 के अंदर। अच्छा, जो रूंक भायला कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया, ये बताइएगा। रूंक भायला कार्यक्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की, अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नीति है जो आपके पारिस्थितिकी संरक्षण वे पर्यटन को बढ़ावा देती है, यानी कि इको भी है और टूरिज्म भी है। तो आप कहेंगे सर वो तो नीति हो गई इको टूरिज्म नीति। बस दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो आपके सामने ऑप्शन भी आ जाएगा कि वो है इको टूरिज्म नीति। और याद रखिएगा इको जो टूरिज्म नीति है ये आई थी आपके जुलाई 2021 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट।
तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण खाली जगह द्वारा किया गया था। देखिए, तारागढ़ किले की यदि हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा, एक तो तारागढ़ किला है तारे के समान, वो तो है बूंदी में। एक तारागढ़ किला है जो कि ताराबाई के नाम पर है, वो है अजमेर में। अब वो जो अजमेर में है उसका निर्माण तो करवाया है किसने? याद रखिएगा, अजय राज ने। और ये जो बूंदी के अंदर है तारागढ़, इसका निर्माण करवाया है बरसिंह हाड़ा ने। बरसिंह हाड़ा ने। यहां पर ऑप्शन नंबर है राव राजा बरसिंह। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला अगला है, राजस्थान के किस गढ़ को धारा धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा गढ़ है जिसे धारा धारगढ़ कहा जाता है? देखिए, धारा धारगढ़ इसे ही बोला जाता है चौमुखागढ़, इसे ही बोला जाता है चौमुहागढ़, इसे ही कहा जाता है चोमू का किला। और चोमू का किला चोमू में, और चोमू कहाँ है? आप कहेंगे सर जयपुर ग्रामीण। ऑप्शन नंबर है यहां डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला लीजिए। अगला है, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? करौली के अंदर केला देवी का मंदिर है, वो किस नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के किनारे है, पार्वती नदी के किनारे है, कालीशील नदी के किनारे है, या बामरी नदी के किनारे है? करौली के अंदर कौन सी देवी? केला देवी। केला देवी है करौली के अंदर, केवला देव है भरतपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी आराधना में लांगूरिया होता है। इनका जो मेला है वो लक्खी मेला कहलाता है। और ये जो मंदिर है ये जिस नदी के किनारे बना है वो है कालीशील, ना कि काली सिंध, याद रखना। ठीक है, क्योंकि काली सिंध जो नदी है वो तो करौली में बहती नहीं है। काली सिंध नदी का उद्गम तो होता है देवास एमपी से, फिर वो आपके रायपुर झालावाड़ के पास प्रवेश करती है और उसके बाद में बारां चलती है और कोटा के नानेरा गांव में चंबल में विलय हो जाती है। तो काली सिंध तो बहती भी नहीं है करौली में। यहां पर ऑप्शन नंबर है कालीशील नदी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाइए और निम्न कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ आपके सामने मंदिर हैं और एक तरफ आपके सामने स्थान है। बताइए कौन सा मंदिर कहां है? ऐसा क्वेश्चन जब आए तो सबसे पहले यही कोशिश करनी है कि आपको जो आ रहा है वो ढूंढ लीजिए। इनमें से इतने सारे नाम दे रखे हैं तो आप कहेंगे सर, एक तो जो खजुराहो है ना, सोमेश्वर मंदिर, ये आपके कहां है? एक हर्षद माता का मंदिर कहां है? एक जूना पत्रेश्वर मंदिर कहां है? एक आपके पारानगर मंदिर कहां है? और एक श्रृंगार चौरी मंदिर कहां है? बिल्कुल आराम से चुनिए और उसके बाद में आंसर बताइए। बताइए कौन सा कहां पर है? आप कहेंगे सर, खजुराहो या सोमेश्वर मंदिर की हम बात करते हैं तो ये हातमा किराड़ू, ये सही है। दूसरा है हर्षद माता का मंदिर, आप कहेंगे सर हर्षद माता का मंदिर है आभानेरी दोसा में, ये भी सही है। जूना पत्रेश्वर जो मंदिर है ये आपके कहां है? ये बाड़मेर के अंदर है। पारानगर मंदिर ये आपके अलवर में है, अच्छा जो है वो सामने है। श्रृंगार चौरी मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, हाँ, बस एक दूसरे के साथ मिलान करना है, बाकी सब सही दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी? यानी कि जो इतिहासकार है फर्ग्यूसन, उन्होंने राजस्थान के ऐसे कौन से महल हैं जिनको देखकर कहा था कि ये तो राजस्थान में विंडसर महल है? आमेर के राजमहल, उदयपुर के राजमहल, जोधपुर के राजमहल, या फिर बीकानेर के राजमहल? आप कहेंगे सर फर्ग्यूसन का ये जो कथन है ये कहा गया है उदयपुर के राजमहलों के बारे में। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है, कुलजम स्वरूप
किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रहण है? कुलजम, स्वरूप। याद रखिएगा, ये जिस संप्रदाय से संबंधित है वह है परिणामी संप्रदाय, और ये जो परिणामी संप्रदाय है इसके जो फाउंडर थे वो है संत प्राणनाथ जी, याद रखिएगा। और परिणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कहां पर है? तो याद रखिएगा पन्ना, एमपी। तो सब पे से है, परिणामी, प्राणनाथ और पन्ना। बस याद रखिएगा ये जो संग्रहण है ये किस संप्रदाय का है? परिणामी संप्रदाय का। ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि कोटा जो चित्र शैली है, कोटा जो चित्र शैली है, इसी कोटा चित्र शैली का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, शिकार चित्र शैली। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, शिकार चित्र शैली। क्योंकि कोटा राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिसमें राजा के साथ नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। और किस समय की बात है? तो आप कहेंगे सर राजा उमेद सिंह। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। नहीं, कामसूत्र पर आधारित नहीं, कामसूत्र पर आधारित जो है वो तो है आपके अलवर चित्रशैली। ठीक है, वो अलग है। अगला देखिए, अगला है, नारों का स्वांग प्रसिद्ध है। नारों का स्वांग प्रसिद्ध है। देखिए, नारों का स्वांग, स्वांग का मतलब क्या होता है? स्वांग का मतलब होता है बहरूप या कला। और हमारे राजस्थान में जो बहरूपिया कला के जादूगर हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, जानकी लाल भांड। कौन है? जानकी लाल भांड, जिन्हें हाल ही में याद रखिएगा पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और इनका संबंध है भीलवाड़ा से। तो यहां पर पूछ रहा है कि नारों का स्वांग कहां का प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कि नारों का स्वांग जहां का प्रसिद्ध है वो है आपके सामने मांडल। अच्छा, यहां ऑप्शन में मांडल नहीं है तो याद रखिएगा ये मांडल कहां पर है? भीलवाड़ा में। अच्छा, ये नारों का स्वांग किस समय शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा मुगल बादशाह शाहजहां के आगमन पर। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर, भीलवाड़ा। ठीक है, बिल्कुल जानकीलाल भांड को ही कहा जाता है राजस्थान में मंकी मैन। इन्हें ही क्या कहा जाता है? मंकी मैन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर, भीलवाड़ा। अगला है, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? जूझ हार्प, जूझ हार्प। देखिएगा, जूझ हार्प जिसे कहते हैं वो है आपके, याद रखिएगा, मोरचंग। और ये जो जूझ हार्प या मोरचंग जो वाद्य यंत्र है ये एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, मोरचंग और जो जूझ हार्प है ना, इसको दोनों होठों के बीच में लेकर बजाते हैं। तो ये किस प्रकार का है? याद रखिएगा, सुशीर वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर है यहां पर बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है, मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? बताइए, मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार का नृत्य, इनमें से कोई नहीं, एक प्रकार का लोकगीत या एक प्रकार की ओढ़नी। तो दामन नीचे पैरी जूती, ऐसा कुछ सुना होगा सॉन्ग कभी? तो वो एक प्रकार की क्या है? ओढ़नी है। मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा वो है डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे मारवाड़ में बादला क्या है? बताना, मारवाड़ में ये बादला क्या है? तो आप कहेंगे सर ये एक जल पात्र है जो कि धातु से निर्मित है, जस्ते से निर्मित पानी का पात्र जिसके चारों ओर कपड़ा लपेट देते हैं। इसे मारवाड़ का फ्रीज कहा जाता है। मारवाड़ का फ्रीज। फिर बता सकते हैं राजस्थान का फ्रीज किसे कहा जाता है? राजस्थान का फ्रीज बताना जरा। ये भी
तो यहां ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी जो शब्द है का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी भाषा का, तो आप कहेंगे सर राजस्थानी शब्द का प्रयोग जिसने सर्वप्रथम किया उसका नाम है जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी इज करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। हालांकि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस बताइए, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। राजस्थानी भाषा दिवस, याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। इस 21 में यदि आप 7 जोड़ेंगे तो आएगा 28 फरवरी, और 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 21 में से 7 यदि माइनस कर देंगे तो आपको पता ही है क्या है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है महाराणा सांगा के मर्त शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? दाह संस्कार कहां किया गया था महाराणा सांगा का? देखिए, महाराणा सांगा से संबंधित दो अच्छे क्वेश्चन। एक तो है कि महाराणा सांगा का चबूतरा कहां पर बना हुआ है? याद रखिएगा बशुआ में। एक पूछा जाए इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो याद रखिएगा कालपी में। इनको जहर कहां दिया गया था? याद रखिएगा इर्ची नामक स्थान पर। अच्छा, इनकी छतरी कहां बनी हुई है जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था? याद रखिएगा वो है आपके सामने मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पर है? याद रखिएगा भीलवाड़ा। और इनकी जो छतरी है वो याद रखिएगा 8 खंभों की है, और इनकी जो 8 खंभों की छतरी है उसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया है। अशोक परमार ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, मांडलगढ़। अगला लीजिए। अगला है वेली किशन रुक्मणीरी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? अच्छा, वेली किशन रुक्मणी की रचना के जो लेखक कौन थे? आप कहेंगे सर वो थे पृथ्वीराज राठौड़। कौन थे? याद रखिएगा पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें कहा गया है डिंगल का हेरोस, जिन्हें कहा जाता है पित्थल। कमेंट करके बताना पाथल किसे कहा गया है। और पित्थल और पाथल ये दोनों रचना है किसकी? कन्हैयालाल सेठिया जी की। पाथल और पित्थल रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया जी। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ किसके दरबारी थे? याद रखिएगा अकबर के। किसके थे? अकबर के। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वेली किशन रुक्मणीरी जो है याद रखिएगा इसी ग्रंथ को दुर्शा आडा ने, किसने? दुर्शा आडा ने 5वां वेद वे 19वां पुराण कहा है। और याद रखिएगा इसी ग्रंथ को टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने 10,000 घोड़ों का बल बताया है। 10,000 घोड़ों का बल। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि राजा हमीर देव का कहां से संबंध है? तो राजा हमीर देव का कहां से संबंध है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके सामने चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने आमेर, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने रणथंबोर, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने जालोर। लीजिए बताइए। हाँ, राजा हमीर देव का संबंध कहां से है? राजा हमीर देव का संबंध कहां से है? अब यहां कंफ्यूज नहीं होना है।
क्योंकि एक तो है राणा हमीर, एक है राजा हमीर देव। राणा हमीर का संबंध जहां से रहा है वो है आपके, याद रखिएगा, चित्तौड़। लेकिन राजा हमीर देव का संबंध जहां से रहा है वो है रणथंबोर, राजा हमीर देव चौहान। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके सामने, सी इज ए करेक्ट आंसर।